Hello students, this is another part of chapter 5 data handling of class 8 mathematics. So in our last video we learned how to put grouped data in a frequency distribution table, or how to group data when we are given with large number of data, how to group them and put it in a frequency distribution table. Okay, so now we will learn to draw those or to represent those data graphically. So before, you have already learned how to draw bar graphs and double bar graphs. So now for representing group data, or the data is represented in form of class intervals in terms of graphical representation, you have to also use bars. But here, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको जो ग्रुप डाटा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स यूज़ करना पड़ेगा। पर यहाँ पे बार्स जो हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू में दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इसे हम हिस्टोग्राम बोलेंगे। ये हिस्टोग्राम क्या है ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो पहले सुनो, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच डाटा विद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर सोन। ये तो आपको पता चल गया, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अदर रिप्रेजेंटेशन की तरह ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन हुईच, जिसमें डाटा विद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाटा ग्रुप बन के तैयार किए गए हैं उन्हीं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिस्टोग्राम में शो करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो सोज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया है। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था, ईच ग्रुप को हम एक क्लास बोलेंगे या फिर क्लास इंटरवल बोलेंगे। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिए गए हैं। कितने क्लास इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल्स हैं, और उन्हीं के बीच में जो डाटा हमारा आता है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 10 में 2 डाटाज आते हैं, या मतलब 2 बच्चे आते हैं जो इतने मार्क्स रखे हैं 0 से 10 के बीच में। इसी तरह 10 से 20 के बीच में 10 बच्चे मार्क्स रखे हैं, 20 से 30 के बीच में 21। इसी तरह टोटल स्टूडेंट हमारे होते हैं 60। तो इसे हम हिस्टोग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम हिस्टोग्राम कैसे कहेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो एक बात का हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे बार बार ये गलती करते हुए नज़र आए हैं कि जब हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं, बहुत बच्चे ये एक्स डैश नाम देने के लिए भूल जाते हैं, वाई डैश नाम देना भूल जाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे ऑरिजिन बोलते हैं, और उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देना भूल जाते हो। तो डोंट फॉरगेट टू असाइन अ मार्क फॉर ऑरिजिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्केल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो नाउ इसे हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो बिफोर रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा इन ग्राफिकल मैनर, लेट्स चूज सम स्केल्स। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले एक बात याद रखना, क्लास इंटरवल्स को हम एक्स एक्सिस में शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस में। मतलब क्लास इंटरवल हमारा एक्स एक्सिस शो करेगा, मतलब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, जैसे क्लास इंटरवल आपका है वैसे ही ले लेना, यहाँ पे 40, इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको वाई एक्सिस का यूज़ करना पड़ेगा, और आपको स्केल फ्रीक्वेंसी के लिए चूज़ करना पड़ेगा। इस नंबर्स को देखकर आपको क्या पता चला, यहाँ से यहाँ तक नंबर्स को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, कौन सा स्केल सही रहेगा। यहाँ पे 2 है, 10 है, 21, 19, 7, 1, ये क्योंकि हमारे यहाँ पे डाटा जो लार्ज नंबर्स जो हैं लार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे 2, 10, 2, 4 इस तरह से करके ले सकते हैं, ठीक है। सो ये जो मैंने यहाँ पे किया, अभी मैं ग्राफ में वो दिखा देती हूँ। Now look at my graph paper where I have drawn two axes that are perpendicular to each other. Okay, x dash and y dash। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रफली बनाया था, मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को लिया है, और इस साइड में y एक्सिस में मैंने फ्रीक्वेंसी लिया है। वही आपको यहाँ पे लिखना भी होगा, ठीक है। एक मिनट मैं लिख लेती हूँ। So now look, I have mentioned the class interval in x-axis and frequency in y-axis and written the scale. So I have written here y-axis। y-axis मतलब क्योंकि मैं y-axis का स्केल लिख रही हूँ
तो वाई एक्सिस लिखा है, वाई एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 करके लिया हुआ है, तो 2 स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ वी विल take the data from the distribution table and put it in the graph. Okay, so now look, 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं. So 0 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ 10, यहाँ 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं, तो 0 0 10. ओके, नेक्स्ट ये हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट आप पहले मार्क कर लो, उसके बाद हम बार्स ड्रॉ करेंगे. 10 से 20 10 बच्चे, 10 का कहाँ है लाइन, 10 लाइन, 10 से 20 10 बच्चे. ठीक है, 20 से 30 21, 20 से 30 20 लाइन में चलो 21 तक, 20 से 30 21, ये 21 कहाँ पे आएगा, 20 और 22 के बीच में 21 बच्चे, ये 20 से 30 तक. ठीक है, ना कम टू 30 से 40 तक 19, 18 यहाँ पे है, तो 19 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 30 के ऊपर, 30 से 40 तक. ठीक है ना, 40 से 50 तक 7 बच्चे, सो 40 से 17 सॉरी 7 बच्चे, ये 40 का लाइन है, 7 बच्चे 40 से 50 तक. ठीक है, और 50 से 60 तक ओनली 1, सो 1 कहाँ पे आएगा, 50, ये 50 लाइन पर 1 कहाँ पे है, ये 2 लाइन है, 1 कहाँ पे आएगा, बीच वाला, 50 से 60 तक 1. अपने मार्क कर लिया, बस अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ पे मैं पेन यूज़ कर रही हूँ और हाथ से यूज़ कर रही हूँ, पर आप लोग स्केल यूज़ करना. ठीक है, स्केल और पेंसिल. यहाँ पे उसी तरह इसे इस लाइन को ज्वाइन करो और इस बार को ज्वाइन करो. सो यूज रूलर. सो इसी तरह ये फिर से ऊपर तक जाएगा, यहाँ से बार्स बन के नीचे तक आएगा. इसी तरह मैं अभी रूलर यूज़ करके कर लेती हूँ. सो नाउ लुक, देखो अभी मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, और ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, ऐसे कोई सीढ़ी की तरह नज़र आ रहा है, isn't it? सो यहाँ पे आपको याद रखना है, 2 चीज़ों का याद रखना है. एक तो इन बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है ऊपर, और सेकंड वन है, इन बार्स का जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. देखो इस बार का 2, इस बार का हाइट 10 तक है, इस बार का हाइट 21, इसका 19, इसका 7 एंड इसका 1. ओके, सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि बार्स का हाइट किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. और उसी तरह बार्स में कोई गैप नहीं होता, सीढ़ी की तरह दिखता है. जिस बार ग्राफ में कोई गैप नहीं होता बार्स के बीच में, वो उसे हिस्टोग्राम बोलते हैं. ठीक है, और बार ग्राफ्स के बीच में गैप्स होते हैं, डबल बार ग्राफ्स के बीच में गैप होता है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और एक बात याद रखना, जो हिस्टोग्राम है वो हम ग्रुप्ड डाटा के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, हमने इस ग्राफ से क्या कंक्लूड किया, जैसे कि मैंने अभी बता दिया, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा in form of bars with no gaps between them, okay, where the height of the bars show the frequency of the class interval is called histogram. Okay, तो graphical representation है with using bars with no gap, and the height of the bars represent the frequency of the class interval. So आपको हिस्टोग्राम क्या है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगी. सो ये मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ज़रा इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए. सो गिवन बिलो इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स. 50 स्टूडेंट के हाइट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. क्लास इंटरवल कैसे चूज़ किया गया है, देखो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155. तो इससे क्या पता चलता है, जो क्लास का जो विड्थ है, जो साइज है, कितना है, कितने बच्चों के गैप में रखा गया है. 140 से 140 सॉरी कितने सेंटीमीटर, ये उनका सेंटीमीटर में हाइट दिया गया है. ये बच्चे हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, 50 बच्चे, या इसे काउंट करो, 8 + 12 + 18 + 10 + 5 = 50. तो नीचे का जो है फ्रीक्वेंसी वो बच्चों का है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये जो ऊपर का है वो उनके सेंटीमीटर में हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का जो साइज है देखो 145 से माइनस 140 कितना हुआ 5, 150 माइनस 145 5, 155 माइनस 150 5. So we know the size of the class interval is the difference between the upper limit and upper limit and lower limit. सो अपर क्लास लिमिट 145 से लोअर क्लास लिमिट को हर जगह पर अगर माइनस करें तो हमें क्या मिलता है 5 मिलते हैं. तो दैट मीन्स हमें हमारे ग्राफ में जो रखना है वो 5 डिफरेंस में लिख रखना है. तो सबसे पहले एक सवाल आता है, यहाँ पे मैंने 0 रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 5 मतलब क्या 5 से स्टार्ट करूँगी 5 10 15 ऐसे 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 करके 140 तक पहुँचने में मुझे कितना बड़ा ग्राफ लग जाएगा. तो यहाँ पे हम इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम ग्राफ पेपर में दिखाएंगे तो हम 0 के बाद 5 ना लिखकर हम डायरेक्ट हमारे डाटा पे आते हैं. तो 0 के बाद हमारा डाटा कहाँ से शुरू हुआ है 140 से, तो 0 के बाद हम 140 लिखेंगे, इसे हम 145 लिखेंगे, 150 लिखेंगे, 155 160 165, ठीक है, इस तरह लिखेंगे. और पर आप लोगों के मन में डाउट आता होगा 0 के बाद डायरेक्ट 140 कैसे आया. दैट मीन्स इसी बीच में बहुत सारे डाटा को हमने स्किप कर लिया है. तो उस स्किप्ड डाटा को दिखाने के लिए इस तरह से एक साइन लगाएंगे, इसे बोलते हैं जिगजैग लाइन और ब्रोकन लाइन. ओके, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 0 से 140 के बीच में और भी नंबर्स हैं जिसे हमने स्किप किया हुआ है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत अभी नहीं है, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लिया है, ठीक है. अभी इसे हम फ्रीक्वेंसी लाइन में क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लाइन में हम 8 12 18 10 5 इसे एक स्केल चूज़ करो. आप 2 4 6 करके एक स्केल चूज़ कर सकते हो, ठीक है. अभी देखो 140 से 145 कहाँ तक 4 6 8. सो यहाँ से अभी 0 से शुरू मत करना, आपका जहाँ से शुरू होता है 140 से 145, तो आपका 145 के बार में 8 तक, 145 के बार में भी 8 तक लेना है. उसी तरह 145 से 150 तक 12, तो ये 12. इसी तरह आपको बार्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज़ easy as well as very interesting to draw graphs, isn't it? So I hope you understand this concept very well and try this and keep some of those important points in your mind. Okay, that will represent you, that will allow you to draw your graph precisely and correctly. Thank you.